तब तक हम उनको लाइव मानेंगे। तो उसमें भी डीओपीटी ने और रेनेबो ने उसको फॉलो किया फिर कि हम उनको लाइव तब तक मानेंगे वैकेंसी जब तक कि हम रोस्टर नहीं बना रहे। तो रोस्टर बनाना अगर एक छानने से कोई चाहता है या किसी भी कट ऑफ डेट पे, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप आज से ही बनाना चाहते हैं तो वो तो एक अलग ही विषय हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते भी मैं जैसे 16 से है तो एक 16 से बनाना आसान, उसके लिए और भी ज्यादा आसान क्या है कि आज जितनी सैलरी हमारी है वो सारे आई पास और हम आई पास से एक 16 ऑनवर्ड जो अपॉइंट हुए हैं उनके नाम आसानी से एक लिस्ट चाहे अगर तो यूपी सेंटर को लिख के दी बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगी। एक 16 या एक 96 जिस भी कट ऑफ डेट से हम चाहें इस कट ऑफ डेट से मुझे इस पर्टिकुलर अपने कैडर का बनाना है, या तो जरूर बनाऊंगा, बाकी को बनाएगा। तो मेरे लिए बड़ा आसान तरीका है डाटा लेने का। मैं यूपी सेंटर को लिख करके दूं कि आपका सैलरी है, आप मेरे इस कैडर की जो आप सारा ये एलिमेंट है आप मुझे वो लोगों की लिस्ट निकाल करके दे दीजिए जो एक 16 ऑनवर्ड अपॉइंट है, वो आपको लिस्ट आराम से दे देगा। अब वो मेरे पास मुझे टाइम टेकिंग है, अगर मान लीजिए उसमें 200 लोगों के नाम आ जाते हैं एक 16 के बाद या 150 आते हैं या 100 आते हैं, तो मुझे उन्हें ये देखना पड़ेगा कि भाई क्योंकि उसमें कुछ लोग उसका प्रमोट भी हो गए हैं और उनने वो जब ये डाटा देगा तो उसमें वो अगर सपोज हो सकता है वो 1800 में आया हो लेवल 1 में और आज लेवल 6 में पहुंच चुका हो, तो इनिशियली किसने अपॉइंट हुआ था ये देखने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक दिन पे एक को भी देखूंगा और मैं 150 भी लेके चलता हूँ तो 6 महीने में मेरा काम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये काम ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कोई सा भी काम, केवल डेडिकेशन की और इच्छा शक्ति की जरूरत है बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी रोस्टर में अगर किसी तरह की किसी को हेल्प चाहिए मैं अवेलेबल रहूंगा, मेरा नंबर मैं के बाद भी और को भी दे दूंगा। आप जब चाहें तब मिलकर कर लीजिए। अगर मैं किसी वजह से फोन नहीं पिक कर पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा। और अगर आपको इसके विषय में भी पूछना हो या अगर आप समझते हैं कि हम आपस में शेयर कर सकते हैं या आपको लगता है कि नहीं ये कोई उन्होंने सही नहीं बताया और शायद मुझे कुछ सही बताए, तो मे भी पॉसिबल ऐसी कुछ चीजें हो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। और नहीं तो आप कहेंगे तो इसमें और भी जो जानकारियां हैं वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी जो पदोन्नति है वो दिव्यांग कोटा के तहत नहीं दिया जाएगा और क्योंकि आप सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड हैं। इस संबंध सवाल बी ब्रांच के स्टाफ से है, रोस्टर के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है उसके लिए आपकी प्रॉब्लम के लिए अभी नहीं। पहले बी ब्रांच का स्टाफ कोई रोस्टर से संबंधित या प्रमोशन से संबंधित पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन से संबंधित कोई कुछ पूछना चाहे उसके लिए पूछें, फिर आपके सवालों का जवाब भी बाद में दिया जाएगा। ये आनंद पीछे से बुलाना एक दो पियों को भेजना एक दो को। पॉइंट्स तो नहीं है। मान लीजिए 55 कैडर सेंट्रल स्टैंड किसी खास कैडर का जो सेंट्रल स्टैंड है वो 51 है और उसमें 3 जैसे आपने पॉइंट बताया वहाँ पर 3 ही पॉइंट बनेंगे। एक बनेगा पहला वो 26वां और तीसरा 51वां। तो यदि उसमें जो बीआई है फिर एचएचआई जो ओएच का है 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट से तो कभी बनेगा ही नहीं सर उसमें। नहीं देखिए मैंने पहले कहा था, मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो पीडब्ल्यूडी का होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वैकेंसी बेस होता है, और जो नॉन पीडब्ल्यूडी होता है वो रोस्टर जो होता है वो वर्टिकल होता है, पोस्ट बेस होता है। वो रोस्टर एल शेप में बनता है या 200 पॉइंट में बनता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पीडब्ल्यूडी का जो रोस्टर बनता है वो 100 पॉइंट बनता है, उसके अंदर कैडर स्ट्रेंथ से उसका कोई लिंक नहीं होता, चाहे वो 10 का कैडर हो या 500 का कैडर हो। इसमें ये बात करूं वहां पे वो 1 से 100 तक वहां प्रमोशन इफेक्ट करती है। 1 से 100 तक प्रमोशन हो गई तो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट, 101 का जब होगा तो उसको सेकंड साइकिल फर्स्ट पॉइंट मानेंगे। तो इस तरह से वो कंटिन्यू चलता रहता है। अगर 50 है तो 50 के बाद जब 51वां 52वां 53 प्रमोशन तो चलती रहेंगी ना, प्रमोशन नहीं रुकेगी, तो प्रमोशन चलती रहेंगी और उसे इसी में समझ लीजिए। जैसे ये 44 लोगों का है
तो 44 लोगों का कैडर पूरा हो गया है यहाँ पे। अब मान लीजिए जो सबसे टॉप पे वो रिटायर हो जाता है, तो अगला आदमी प्रमोट या उसका प्रमोशन हो जाता है, तो अगला आदमी इस कैडर में प्रमोट होगा ओएस में। तो जब ओएस में प्रमोट होगा तो 45वें नंबर पे उसकी एंट्री कर देंगे। फिर उससे अगला दूसरे नंबर वाला होगा, प्रमोशन या भगवान ना करे इस दुनिया में नहीं रहे, या प्रमोशन हो जाता है, या रिटायर हो जाते हैं, या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उनका पोस्ट खाली हुआ, तो फिर प्रमोशन की तो उनको 46वें नंबर पे लाएंगे। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका सैंक्शन स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं। नहीं क्लियर हुआ सर? मान लीजिए कि सर हमारे पास 10 आदमी आए, 5 आए नहीं हमारे पास, ठीक है सर। हमने उसमें रख दिया कि भाई ये फर्स्ट पॉइंट यूआर का होता है, सेकंड पॉइंट एससी का होता है, थर्ड पॉइंट एससी का होता है, इस तरह से करके बैठा दिया हमने 10 हॉल में, 10 में भर दिए। अब उस 10 में पहला बंदा हमारा पीडब्ल्यूडी का हो गया, ठीक। अब जब 11वां आएगा तो हमने 11वें में बैठा दिया, 12वां 13वां 15वां आता गया तो बैठा के चले गए, ठीक है। अब उसमें जो पहला आदमी था वो किसी कारण उठ के जाता है, हम उसको रिप्लेस करते हैं दूसरे आदमी से, तो ये तो हो गया हमारा पोस्ट बेस के 16वां। लेकिन वैकेंसी बेस में वो आगे पहले भी ना, क्योंकि पहला गया था यहाँ से उठ करके, यही प्रमोशन पाने की वजह से या उसी की वजह से, लेकिन यहाँ वो 16वां लेगा पीडब्ल्यूडी वाले, वो पहले वहां से हटेगा नहीं, वो एज इट इज फिक्स रहेगा, उसको मिटाएंगे नहीं बिल्कुल भी ना, उसमें से हटाएंगे, उसको 16वें नंबर पे ले जाएंगे। नाम हम कुछ लिखेंगे, जैसे हम वो वर्टिकल वाला रोस्टर होता है उसमें लिखते हैं कि वैकेंसी क्रिएट ड्यू टू प्रमोशन और रिटायर और सो एंड सो और फील्ड बाय अगेंस्ट द सो एंड सो, इस तरह से करके लिखते हैं। इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे उसके अंदर, हम जब 16वां प्रमोट कर रहे हैं तो 16वें नंबर पे उसकी एंट्री करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, ठीक है। तो हमारे पास जो पोस्ट है वो मान लीजिए कुर्सियां हैं, वैकेंसी है, जैसे जैसे कुर्सी खाली होगी नए आदमी आते चले, तो उसी तरीके से इस लिस्ट में आता चला जाएगा। ये बात और सर एक चीज बताइए, सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे कोई आदमी फिट है, मतलब पीडब्ल्यूडी नहीं है, वो ऑन सर्विस में उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, वो पीडब्ल्यूडी बन जाता है, तो उसको जो टीपीए जो मिलता है, ट्रांसपोर्ट जो डबल मिलता है, वो किस टाइप से फिट होगा, जिस टाइप से सीएमएस उसको सर्टिफाइड कर देगा? सर सर्टिफाई तो करेगा, लेकिन सर्टिफाई करने के बाद मान लीजिए वो 3 महीने ऑफिस ही नहीं आया, तो वो 3 महीने का देने की नहीं 3 महीने वो आया नहीं, बात लीजिए जब ज्वाइन करेगा तब से ज्वाइन करेगा तब से मिलेगा, ये तो नहीं कि उसको अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। नहीं, देखिए एप्लीकेशन आप लिखवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर वो एप्लीकेशन भी लिखवाएंगे तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देंगे ना, जैसे हम नया जिस तारीख को ज्वाइन किया है वो उस तारीख से उसको टीपीए डबल मिलेगा। बिल्कुल, जैसे हम नए रिक्रूटी होते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो ट्रांसफर वाला उसको सब देते हैं। रिक्रूटमेंट वाले हाँ, सिमिलरली पीडब्ल्यूडी को जो 20 सर्विस में वो जिस दिन से वो ज्वाइन कर रहा है उस दिन से दे दीजिए। हाँ जी। सेफ्टी कैटेगरी वाला बता। देखिए सर, मैं इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, एक स्पीकर के नाते और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है सर ने मेरे से ज्यादा पढ़ा है, दिखा दूं कुछ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेफ्टी कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यूडी को नहीं लगाया जाएगा। हमारे लिए जो लिखा हुआ है भारत सरकार के सारे अधिनियमों में और सब में, वो आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड लिखा हुआ है, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी और कुछ नहीं लिखा हुआ, और आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड के बेस पर ही एग्जम्पशन की बात करी जाती है, इसके अलावा नहीं करी जाती। जैसे आप लोगों ने स्टेशन मास्टर की बात उठाई थी, अब मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि रेलवे बोर्ड ने भी और डीओपीटी ने भी जो कहा है, उन्होंने लिखा है कि 2021 की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट निकाली जा चुकी है, जो अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सेक्शन 33 निकाली है। और आप लोगों को जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो स्टैट्यूटरी एक्ट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सभी के ऊपर, वो केवल नॉन बाइंडिंग किस सीमा तक होते हैं, जिस सीमा तक वो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करेंगे, उस सीमा में जाकर के कोर्ट को पावर है कि वो उनको खत्म कर दें। तो अगर वो नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सेक्शन 33 के तहत निकाला तो वो बाइंडिंग है, और उसके तहत
दो तीन बातें बहुत दिखी हुई हैं। एक तो नोट आई थिंक 4 में लिखा है या 8 में लिखा है कि जो लोग एग्जिस्टिंग किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो सुमोटो आइडेंटिफाइड मानी जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। और डीओपीटी ने भी लिखा है कि विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट एंड नोट सीरियल नंबर 1 to 9 उनके व्यू में हम देखेंगे कि कौन पोस्ट पे प्रमोशन रिजर्वेशन में प्रमोशन पाने का अधिकार है या नहीं। ये डीओपीटी ने लिखा हुआ है अपने रूल्स में और रेलवे बोर्ड ने उसी को सर्कुलेट किया है। और विद सम रिस्ट्रिक्शंस डीओपीटी ने आइडेंटिफाई भी किया है स्टेशन मास्टर को। ये तो वो हो गया जो ऑन पेपर है। अभी प्रैक्टिकल क्या करना है वो सर डिसाइड करेंगे और सर बताएंगे। 2007 में डीओपीटी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसमें जो हैंडीकैप को एलिजिबल किया गया है, उसी के आधार पर रेलवे बोर्ड ने 2009 में लेटर निकाला था एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कैटेगरीज एंड वेरियस पोस्ट्स सुटेबिलिटी ऑफ हैंडीकैप इन वेरियस पोस्ट्स। तो कई सारे हैंडीकैप्स आ भी गए जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर। अभी पर्सनल विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो है रोस्टर इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें जो है 2019 में जो है ये मेंशन नहीं है। लेकिन डीओपीटी के जो आदेश है भारत सरकार के उसमें लिखा हुआ है 3 और 4 पैरा में कि नियम रूल 3 और 4 में कि इसमें ये लिखा हुआ है जो पोस्ट किसी हैंडीकैप के द्वारा ऑलरेडी जो है रखा गया है, जैसे ऑलरेडी जो हैंडीकैप आ चुका है तो उस कैटेगरी को जो है उसको बेंचमार्क माना जाएगा। तो इस तरह रोस्टर बनना जो है ये अधिकार जो भी पेपर ऑफिसर लिखते हैं। में एसएससी बन गया। उसके बाद 2022 में डिपार्टमेंटल प्रमोशन का जो रूल आया उसमें अभी तक प्रमोशन हमें नहीं दी जा रही है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन मैं पार्टनर रेलवे में जेई एज ए जेई इलेक्ट्रिकल जनरल 2018 में मेरा जनरल प्रमोशन हो गया, एसएससी बन गए। 2022 में डिपार्टमेंटल प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हुआ तो उसमें हमें नहीं दिया जा रहा और इसमें अपग्रेडेशन करके आया था। अपग्रेड 18 में जनरल बन गया, कैसे जनरल उस समय तो रिजर्वेशन थी नहीं, वो 18 बन के 22 में जब रिजर्वेशन आ गया डिपार्टमेंटल तो अपग्रेडेशन एक आया था कि 46 से 48 करना है। उसमें और रिजर्वेशन तो लागू किया गया, आइडेंटिफाई है। और 25 में भी रेलवे बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है। रेलवे बोर्ड 2025 में वैकेंसी निकाली, उसमें जेई को इक्वल किया और जेई एसएससी इक्वालिटी वर्क की है लगभग। तो उसके बाद भी मैं लिखा एक पत्र लिखा सिग्नल विंडो में दिया तो लिख के 19 वाला का रिफरेंस दे करें और 19 का रिफरेंस दे देते हैं, सेफ्टी में आपको प्रमोशन दे दिया है। आइडेंटिफाई किया है मैं उसका मैं निकाला था। उसके बाद अभी तक देखिए आप सबको एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसे सर ने कहा कैटेगरी आइडेंटिफाई होगी, आरबी नंबर 74/2022 आप लोग चाहे तो डायरी में नोट कर लीजिए। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आरबी नंबर 74/2022। हाँ, इसी आरबी में रेलवे बोर्ड ने डीओपीटी के 2 लेटर का जिक्र किया, एक 2019 का है, एक 2021 का है। इसमें दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पोस्ट सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि हम किस पद पे काम कर सकते हैं और किस पद पे मेरी अगली पदोन्नति मिलेगी। सारे पद उसमें स्पष्ट दिए हुए हैं, आप उसको एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। जो 2021 का लेटर है वो बहुत बड़ा है, लगभग 2700-2800 पन्ने का है। फिर भी आप गूगल पे डाउनलोड करके आप अपना कैटेगरी उसमें सर्च कीजिए, आ जाता है, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। आप देखिए कि आपका जेई ड्राइंग, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई टीआरडी कौन सा पद है, वो पद उसमें आइडेंटिफाई है या नहीं।
यदि आइडेंटिफाई है तो आप संबंधित लेटर का पता लगा कर हमारे लिए साथ में बैठे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, आपकी सारे शंकाएं दूर हो जाएगी। दूसरा, जब से वो लेटर जारी हुआ तभी से पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ, उसके पहले नहीं था। 17 मई 2022 का डीओपीटी का लेटर है, जिसको लगा के रेलवे बोर्ड ने सर्कुलेट किया, जिसमें सिमिलर एक्शन अपने रेलवे में भी लागू है। जिस कर्मचारी को लगता है कि मेरी पदोन्नति मेरे पद पे नहीं हो रही है, तो प्लीज आप अपना पोस्ट देख लीजिए, क्या उसमें आपका पोस्ट आइडेंटिफाइड है, तो ठीक है, आप उसके लिए प्रयास कीजिए। हमारे लोग भी बैठे हुए हैं, आपका प्रमोशन में आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा। यदि पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं। ठीक है सर। सर आप जैसे बोले सर कि 2021 में जो पद आइडेंटिफाइड है उसका आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सर स्टेशन मास्टर का पद भी सर 2021 में आइडेंटिफाइड है सर। यहाँ तक कि सर अन्य रेलवे में सर 90% रेलवे में सर स्टेशन मास्टर से स्टेशन अधीक्षक में होने वाले पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है सर। सिर्फ प्रयागराज, आगरा मंडल एवं अन्य मंडल में नहीं दिया जा रहा है सर। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट है उसमें एएसएम को आइडेंटिफाई कैटेगरी में नहीं रखा है। आप वो जो सर बताए वो भी देख लेना, ठीक है। अभी नहीं है, आप जब भर्ती हुए थे उस समय एएसएम कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी वैकेंसी दी गई, लिया गया, लेकिन आज की डेट में वहां पर पोस्ट एएसएम कैटेगरी में आइडेंटिफाइड नहीं है। तो आज की डेट में नहीं है, तो हम आज की डेट में आपको ऊपर के पद पे किस तरीके से पीडब्ल्यूडी के हिसाब से प्रमोशन दे सकते हैं। इसमें तो है ना सर 2021 का जो है यहाँ पे फ्रेंड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, वो कैटेगरी एग्जम्प्ट कर रखे हो, तो इस वजह से उसमें नहीं। लेकिन सर अन्य रेलवे में सर गार्डों को भी दिया जा रहा है और दिया जा रहा है सर, उसका मेरे पास है। इसके बयान में रेलवे बोर्ड ने एक लेटर भेजा है डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी जो कि हमने जो 19 की लिस्ट जारी की थी, आइडेंटिफाई की थी 2019 27/2019 की, अभी उसी को ही कंटिन्यू मानने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। 21 के बजाय जो डीओपीटी ने की थी उसकी जगह जो रेलवे बोर्ड ने 2019 में लिस्ट जारी की थी उसी को मानने के लिए उन्होंने अभी किया है, जब तक वो फिर से अपना रिवाइज एनालिसिस करके नहीं देते। लेकिन उसके कोई वहां से उसके बाद फर्दर कोई कम्युनिकेशन अभी डेवलपमेंट में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका एएसएम वाला नहीं है। और अभी आप जब देखेंगे एनटीपीसी का भी वो आ रहा है नोटिफिकेशन, तो उसमें एएसएम को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कहीं दिखेगा नहीं आपको। और किसी का कुछ हो? नहीं दिया जबकि नॉन सेफ्टी हैंडीकैप को जो एडवाइस के अंतर्गत उनको प्रमोशन किया, ऐसा क्यों? हाँ सर, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी का होता है, उसमें पोस्ट आइडेंटिफाइड की मतलब है, उसमें आइडेंटिफाइड यूनिट में भी कैटेगरीज हैं, एचएच भी है, उसमें भी कई सारे फर्दर कैटेगरीज हैं। हो सकता है कि रिवाइज में वो हट गई हो कैटेगरी, ये भी हो सकता है। तो सर कानपुर से हम लोग हैं सर, लोगों से कानपुर से हम लोग हैं सर, सेफ्टी कैटेगरी को हम लोग आते हैं सर, तो हम लोगों को उसमें यहाँ पे अब सेफ्टी पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन में सेफ्टी और नॉन सेफ्टी एक बार कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। कोई सेफ्टी नॉन सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल ये देखिए कि उस पोस्ट पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आइडेंटिफाइड है या नहीं है तो कौन सी वाली है। जरूरी नहीं है कि सारी हो, कहीं पे 2 हो सकती है, कहीं पे 1 हो सकती है, कहीं पे 5 हो सकती है। तो सर मैंने अपने वेलफेयर इंस्पेक्टर से इस पर मैंने बात रखा था कि क्यों नहीं हुआ आप लोग का, तो कहे कि आप लोग सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं इसलिए आप लोगों को प्रमोशन नहीं किया जाएगा। जनरल एक कॉन्सेप्ट है कि सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट में पीडब्ल्यूडी अलाउड नहीं किया था, वो बहुत लिमिटेड मात्रा में कुछ पोस्टों पे अलाउड किया जाता है, मैक्सिमम पोस्ट पे नहीं है, इसलिए वो एक जनरल कॉन्सेप्ट बना रखा है। बाकी आप चलिएगा पोस्ट पे कौन कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आइडेंटिफाइड है उस चीज पे जाएंगे। हो सकता है सेफ्टी पोस्ट भी है कुछ, उनमें 1-2 कैटेगरी अलाउड कर रखी होगी।
इनका एरियर मिलेगा या नहीं? नोशनल जो फिक्सेशन का लाभ जहाँ से प्रमोशन हो रहा है वहां से आपका फिक्सेशन का ले देंगे, लेकिन एरियर जिस दिन आप एक्चुअल ज्वाइन करोगे वहां से ही जितना लेट किया जा रहा है उतना ही हमारा नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो चीजें एक अलग है। अब आप ये बोलोगे 2000 लेट होगी तो मेरा उतना ही वो होगा, तो उस चीज पे नहीं जा सकते। वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, उस पर टाइम भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है। सन 2024 से लेटर लिख रहा हूँ। ये सर जो एपीओ थे आगरा में ही थे, मैं आगरा से ही हूँ। अब आप उस चीजों पे मत जाइए, मैंने बता दिया ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जल्दी भी हो सकता है, समय भी लग सकता है, बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है। वो ना हमारे हाथ में ना तुम आपके हाथ में। सर रामविलास बोल रहा हूँ। सर सन 90 में मेरा जब हाथ खराब हुआ तो इसके बाद सर मैं कोर्ट से मुकदमा लड़के आया, मुझको सर्विस से निकाल दिया 4 साल 2 महीने चक्कर थे। तब सर मैं आया दोबारा तो मुझको कालमैन में दिया गया, और इसके बाद बिना बताए हमको हेल्पर में हमको डाल के टेक्नीशियन में डाल दिया गया। तो सर हमको आज तक टेक्नीशियन में डाले, आज तक मुझका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, और नवंबर में मेरा रिटायरमेंट है। हेल्पर में डाल के टेक्नीशियन में डाल दिया। मतलब सर हमको ये नहीं बताया गया कि आप हेल्पर लायक है या टेक्नीशियन लायक है, तो कम से कम कुछ कैटेगरी में डालना चाहिए हमको। और टेक्नीशियन में डाल के अब हमने मांगा था 2024 में, तो कहीं इस पद के लिए कोई प्रमोशन है ही नहीं है। सरप्लस या कोई डिकेटराइज हुए थे क्या? ये डिक्राइड हुए हम डिकेटराइज हुए थे, कमेटी ने जो निर्णय दिया, उस कमेटी ने जो पद आपको आइडेंटिफाई करके दिया, वो पद आपको दिया गया होगा। वो उसमें आपका पिक एंड चूज नहीं चलता है कि मुझे इस पद पे दीजिए, मुझे इस पद पे दीजिए। जहाँ पे मैं आपकी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कैटेगरी और कमेटी का जो अपना डिसीजन है सच्चा और किसी कैटेगरी चेंज करा। सर हाँ फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉई 1 जनवरी 2026 को सर्टिफिकेट बन गया उसका डिसेबिलिटी का, और 2 दिन बाद उसने 3 जनवरी को अपने ऑफिस में जमा कर दिया। ठीक है, और संबंधित विभाग से 3 महीने बाद उसको अप्रूवल मिला कि आपको मान लिया गया है, ठीक है। तो उसको टीपीए कब से मिलेगा? जिस दिन से वो सर्टिफिकेट बनने के बाद ज्वाइन किया है उस दिन से मिलेगा। तो सर अपने ही डिवीजन में जब सेंसन हुआ तब से लिया गया है, वो जानना चाहते हैं सर। वो कब से दिया ये तो आप ही बता सकते हैं ना, आपको किस डेट से मिला? जब ये छोटी ने सेंसन किया तब से। उसका कोई सर्कुलर है सर? वही चीज़ है इसका कोई नहीं। 2019 का सर्कुलर है, उसमें लिखा है डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन द मेडिकल कोड। देखिए डिसेबिलिटी 2 तरह का है, एक तो आप नौकरी में आने से पहले डिसेबल हुए होंगे, दूसरा नौकरी में आने के बाद किसी भी कारणवश आदमी डिसेबल हो गया। तो जो पहले से नौकरी में है उसके सर्टिफिकेट में लिखा होगा, उसका मैं अलग से बात करता हूँ। जो नौकरी में आने के बाद डिसेबल हुआ उसके लिए 2019 का रेलवे बोर्ड का स्पष्ट आदेश है, सर ने भी बताया
डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। मेडिकल बोर्ड बैठती है सीएमओ ऑफिस में, जिस दिन वो अपना सर्टिफिकेट जारी करता है कि आप इतने % आपकी दिव्यांगता है, मिनिमम 40% होना चाहिए, और इस अंग से है, VH है, FH है, LD है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, जो भी हो, उस दिन से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। रह गई TPA की बात, तो जब आप डिसेबल हुए होंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इलाज करा रहे होंगे, कहाँ होंगे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सर ने भी बताया कि जिस दिन आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि महीने में कम से कम एक दिन आप ऑफिस अटेंड करेंगे तो उस महीने का आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जिस महीने आप ऑफिस गए नहीं, उस महीने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए जिस महीने आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे, उस महीने से डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। बाकी सुविधाएं जिस दिन से मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ ऑफिस से जारी हुआ है, उस दिन से अन्य सुविधाएं आपको मिलेंगी। सर, मैं धीरज लाल पटेल पॉइंट्समैन बोल रहा हूँ। तो फिर आपको जो भी पॉइंट्समैन के वर्क है वो करने पड़ेंगे। करने से हम मना नहीं करते, लेकिन अगर हम चलने फिरने लायक नहीं है तो फिर साइड पे बॉक्स कैसे उठाएंगे? यदि आप बॉक्स उठा सकते हो तो उठा लीजिए, और यदि आप उठा नहीं सकते हो तो उसको मत उठाइए, उसको दूसरा काम देना पड़ेगा, नौकरी से तो बाहर नहीं निकालेंगे आपको। यदि आप अगर एलिजिबल हैं उस बॉक्स को उठाने के लिए तो उठा सकते हैं, तो उठाइए। जबरदस्ती तो उठा नहीं देंगे, किसी को जबरदस्ती उठा तो फिर डाला जाएगा। अगर नहीं उठाते हैं तो फिर सीधा वहाँ से पुकार करके डिवीजन में भेजा जाएगा। तो भेजने दीजिए और दूसरा काम प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है सर, ओके। इसमें डरने वाली बात कौन सी है? सर नमस्ते, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। 2013 में उल्ला बोर्ड हुए थे SS के अंदर में राशि पद पे। उसके बाद सर हम 10 साल के बाद हुआ, और थोड़ा तेज बोला है, आवाज नहीं आ रही है साफ। सर ब्रजेश कुमार बोल रहे हैं सर, और सर मेरा गंगा स्टेशन पर से पोस्ट हुआ, पद मिला हमको है सर, और मैं लिपिक के लिए पेपर के लिए था, तो उसके लिए मुझे मना कर दिया गया है। जो किसी पेपर दिए हैं, क्या से इसमें कितना % पहले पेमेंट निकाला जाएगा? क्या कहना चाह रहे हो, क्लियर बताइए, धीरे धीरे साफ आवाज में बोलिए, यहाँ तक आवाज पूरी आ गई। हमारा पोस्ट जो है GA है, जनरल असिस्टेंट है। पहले समय में जब क्लासी पद पे था तो उसको बाबू में भरने के लिए मना किया गया था कि आप बाबू में और स्टेशन मास्टर नहीं भर सकते हैं फार्म, और इस बार हम उसको CC के लिए भरे फार्म। तो क्या सर इसके लिए क्या हैंडीकैप के लिए कुछ छूट है कि कितने % पास करने की? अच्छा, तो आपकी कौन सी कैटेगरी है हैंडीकैप? सर GA है, हैंडीकैप है हाथ से जी, हाथ से सर विकलांग है। यार ये बताइए, आप किसी चीज का फॉर्म भरे हैं तो बिना पेपर दिए आपको पास हो जाओगे? नहीं सर, वो जो 4% नहीं, वो 4% 8% थोड़ी है। आप कह रहे हो कि मुझे पेपर से एग्जाम्पशन मिलेगा? सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो 4% का अच्छा है क्या उसमें मिलेगा? मार्क्स 4% अच्छा है क्या सर? उसमें हमारे लोग का क्या % कितना नंबर मिल सकता है पास होने के लिए? ऐसा है, जो नोटिफिकेशन वैकेंसी का निकला है वो कितनी वैकेंसी का निकला है, किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, वो आपने देखा है? हाँ सर। कितनी वैकेंसी थी उसमें? नहीं पता। हमारा 4% जो विकलांग वाला है क्या? 4% है, अगर उसमें 12 ही वैकेंसी है तो आप उसमें 4% आपके लिए दी जाएगी, समझ पा रहे हैं? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने CCTC का निकला था क्या? उसमें PWBD के लिए पोस्ट आइडेंटिफाई था? हाँ सर है। हाँ ठीक है। देखिए आप लोग एक ध्यान से सुनिए, कोई भी अब 17 मई 2022 को जो लेटर बोर्ड ने जारी किया था 74/22, तब से अब जो भी नोटिफिकेशन डिपार्टमेंटल एग्जाम का निकल रहा है उसमें रोस्टर वेट करते समय PWBD का ध्यान दिया जाता है। यदि सीट एक भी बनता है तो लिखा जाता है PWD का एक सीट रिजर्व है, नहीं बनता है तो भी लिखा जाता है कि PWD का कोई सीट नहीं है। यदि PWD का सीट आपका आइडेंटिफाइड है, नोटिफिकेशन में आपने अप्लाई किया है, तो इसमें सेफ्टी नॉन सेफ्टी 2 कैटेगरी है। यदि सेफ्टी कैटेगरी में है तो एग्जाम में कोई भी छूट नहीं है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी है तो RB नंबर 13/2024 के हिसाब से
जैसे एग्जाम में SC/ST को मार्क्स में 10% का छूट मिलता है, वैसे PWBD को भी 10% मार्क्स में छूट मिलते हैं। SC/ST के लिए एक छूट और है, बेस्ट अमंग फेल्योर। ये उनके लिए स्पेशल छूट है जो दिव्यांग कर्मचारी को नहीं मिलता। मन में ये शंका मत रखिए कि SC/ST को बेस्ट अमंग में रखा गया तो मुझे नहीं रखा गया, ये उनके लिए स्पेशल स्कीम है। जी सर। नहीं तो यदि कोई SC/ST दिव्यांग है, सर ने कहा कि तो मिलेगा, तो दोनों में कोई एक मिलेगा, या तो उसको PWBD का लाभ मिलेगा या SC या ST का मिलेगा, दोनों का नहीं मिल सकता। हम दोनों हैं हम। कोई बात नहीं, जब आपका पैनल बनेगा SC का, देखिए एक चीज मैं आपको और आइडेंटिफाई कर दूं, 4 सीट यानी 4%, 100 में 4 सीट हमारे लिए रिजर्व है। 4 में पहला VI विजुअल इम्पैक्ट जो आंख से है, दूसरा हियरिंग हैंडीकैप, तीसरा LD लोकोमोटर OH हाथ पांव ये सब है, जो चौथा है उसमें DE और मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से ज्यादा डिसेबिलिटी हो, एसिड अटैक हो, अन्य विभिन्न प्रकार के जितने भी दिव्यांगता है जो ऊपर ABCD में आइडेंटिफाइड नहीं है वो सब उसमें आते हैं। 4 में से सबके लिए एक एक पद आइडेंटिफाइड किया गया। जी सर। ठीक है, तो ये 10% का छूट है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक, हमारे साथी कितने घंटे काम करते होंगे, अभी हम समान अधिकार की बात कर रहे हैं कि हमको उनके बराबर हक दिया जाए, तो हमको उनके बराबर काम करने का मिल रहा है तो हमको मना नहीं करना चाहिए। भाई हमारे साथी कर्मचारी ही हमारा विरोध करेंगे कि भाई ये पहले जा रहा है, इसको आप 12 घंटे की जगह 8 घंटा करा रहे हैं, हमको रख रहे हैं, तो आपस का जो वर्किंग प्लेस का एटमॉस्फेयर है वो खराब होगा। प्रशासन का प्रयास रहता है कि हमारे जो भी दिव्यांग भाई बहन कर्मचारी हैं उनको किसी तरह का परेशानी न हो, रात में न बुलाया जाए, बुद्धिपूर्वक विचार किया जाए। जी और किसी को कुछ पूछना है? जानकारी में दे रहा हूँ, जो पोस्ट आइडेंटिफाइड है 2019 का लेटर है RB 74/22 में, एक बार देखिएगा। हर पद जो है हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं, बैठने उठने, हम किस प्रकार का काम कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पोस्ट को आइडेंटिफाइड किया गया। कई पद ऐसे हैं जो एक हाथ से दिव्यांग कर्मचारी काम कर सकते हैं, कई पद ऐसे हैं जो दोनों हाथ से दिव्यांग कर्मचारी काम कर सकते हैं। जैसे बोथ हैंड किसी के पास नहीं है, पैर से ही योग्यता है, तो उसके लिए भी पोस्ट आइडेंटिफाइड है। इस आधार पर उस पोस्ट को चिन्हित किया गया रेलवे बोर्ड द्वारा, और उसके साइड में लिखा हुआ है हमको बैठ सकता है, खड़ा हो सकते हैं। उस काम को करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। यदि हम किसी पद पे काम कर रहे हैं और हमारे आगे का जो पद है जिसपे प्रमोट होने वाले हैं, आप उसको भली भांति देख लीजिए क्या उसमें है तो आपका 100% हक बनता है और आपका प्रमोशन होगा। सर लोग बैठे हैं, यदि नहीं है तो फिर उसमें आप दूसरे पद पे आप LDC कोटा है, DDC कोटा है, DR कोटा है, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप अपना पद देख करके चिन्हित कर लीजिए कि हम कहाँ है, बढ़ने वाले हैं, या मेरा पद जिस पे काम कर रहे हैं चिन्हित है कि नहीं है। क्योंकि 19 के पहले बहुत ऐसे पोस्ट है, मुझे याद है गुड्स गार्ड में भी एक हाथ से दिव्यांग कर्मचारी के लिए आवेदन आते थे। उस समय भी कोई हमारे गार्ड भाई होंगे जो दिव्यांग कर्मचारी होंगे, लेकिन आज के डेट में नहीं है। स्टेशन मास्टर में भी दिव्यांग कर्मचारी को मिलता था, आज के डेट में नहीं है। तो 19 के डेट में बोर्ड ने अभी भी कई लोगों के, हमारे सर लोग हैं, डिमांड किए होंगे बोर्ड में। बोर्ड जो 21 में लेटर जारी किया है उसको अभी बोर्ड रिव्यू कर रहा है। कुछ ऐसे पद हैं जिसको अभी भी बोर्ड जो है चिन्हित करना चाह रहा है जो हमारे लिए अच्छा होगा, और भी पद जोड़ने का वो इच्छा कर रहा है जिसपे हम काम कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग जरूर उसका अध्ययन कीजिएगा, आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा। हेलो जी, उपस्थित हमको आदेश मिला है
कि अब इस समापन की ओर ये संगोष्ठी का कार्य बढ़ रहा है। तो सभी पूर्व में बोलना चाहूँगी कि हमारे रेल में एपीओ सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूबेदारगंज से भी हमारे जो अभी जानकारी दे रहे थे वो हमारे एपीओ साहब, जिन्होंने हमें आरबी 7422 के बारे में विशेषकर बताया और हम सबको पढ़ना भी चाहिए। अपनी पोस्टें भी आइडेंटिफाई करते हुए अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन बनाकर हमें प्रस्तुत करने चाहिए। कार्मिक विभाग से भी, पर्सनल विभाग से, सभी लोगों में आकर के हम सबके समस्याओं को निपटान करने के लिए उपस्थित हुए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच पर उपस्थित और हमारे डीआर के पदाधिकारियों को एनसीआर प्रयागराज मंडल से बहुत बहुत धन्यवाद। एपीओ सर ने हमारी बातों को धैर्य से सुना और उसमें निराकरण अवश्य होगा। हम सबको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये शायद दूसरी बार ही है जब हम एक छत के नीचे खड़े होकर अपनी बातों को, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। डीआर का सराहनीय प्रयास रहा। कुछ अधिकारियों ने भी हम सबकी बातों को सुनकर उनका निराकरण कराने के लिए सभी टीम को भेजा, तो हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। और आप सबके धैर्य को भी धन्यवाद कि आप सबने इतने महत्वपूर्ण ढंग से इस संगोष्ठी को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सुना, समझा और अपनी समस्याओं को भी कहा। तो अब इस संगोष्ठी का हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का हमें संकेत मिला है कि इस संगोष्ठी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अपने अधिकारों के लिए बस लास्ट में मैं 2 ही लाइन कहूँगी कि हमें सतत पथ पर आगे बढ़ना है। अपने लिए लड़ना जरूर है, पर अपनी भाषा शैली को बहुत सुव्यवस्थित और सुसंगत रखना है। अपने को पहले हमें सुसंस्कारवान और समझदार के साथ साथ हमें पढ़ना भी है, फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। जय हिंद, जय भारत।